नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक खास वीडियो। आज की वीडियो खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की विशेष तैयारी के लिए बनाई गई है, जिसमें पिछली परीक्षा में कई बार आए हुए प्रश्नों को शामिल किया गया है। मित्रों, प्रैक्टिस सेट 1 में 100 सामान्य अध्ययन के सवालों के साथ 20 गणित के सवाल भी शामिल किए गए हैं। गणित के सभी सवालों के हल सहित आज के सभी प्रश्नों की PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके पाठ्य सामग्री का लाभ ले सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं निवेदन करता हूं, यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको सूचना मिल जाया करे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो मित्रों, देर न करते हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और थोड़ा सा मैं इसको आपके लिए जूम कर देता हूँ, जिससे आपको अच्छा सा यहाँ पर दिखाई दे और अच्छे से समझ पाएँ आप। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मिशन के तहत मार्च 2019 में भारत द्वारा एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रक्षेपित किया गया था? 4 विकल्प यहाँ पर हैं। मित्रों, मैं आपको सभी विकल्प पढ़कर नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक सही आंसर बताऊंगा। 4 विकल्प आपको दिए गए होंगे, सही उत्तर मैं आपको बता दूंगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है, मिशन शक्ति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका ऑप्शन है मित्रों डी, है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। डी ऑप्शन इसका सही है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, तो इसका सही विकल्प है आपका धारा 159। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम चौथे नंबर पर। चौथा प्रश्न है, भारत में कानून व न्याय व्यवस्था की प्रमुख समस्या है ना? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और उसका सही जो विकल्प है ए है, भ्रष्टाचार एवं अपराध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है, दहेज अपराध धारा 304B की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर सी, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है? 4 विकल्प यहाँ पर भी दिए गए हैं और सही विकल्प है आपका डी ऑप्शन, 8 वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष होती है। प्रश्न नंबर 7 है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है गौतम बुद्ध नगर। इसके साथ अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष थे? तो इसका जो सही विकल्प है मित्रों वो है ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? और यहाँ जो सही विकल्प है, 4 विकल्प हैं, वो है अनुच्छेद 17 यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों में अग्रणी उत्पादक है? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, तो आपका जो सही विकल्प है मित्रों वो है ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ, आलू और गन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल में चावल सबसे ज़्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकतर परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। जिला प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है मित्रों वो है ऑप्शन नंबर सी, राज्य की नीतियों का क्रियान्वयन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है? तो मित्रों इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। ठीक है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। इसके बाद
हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो विकल्प है हमारा बी सही है यहाँ पर, लखनऊ। इसके बाद निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही विकल्प है मित्रों वो है ऑप्शन नंबर बी, सहारनपुर। तो मित्रों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19वां प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है? तो 4 विकल्पों में से जो हमारा उत्तर सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है 20वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? तो इसका जो विकल्प सही है वो है 60 तथा 500, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली तथा पौंडीचेरी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सीस्मोसाइट। प्रश्न नंबर 23, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो यहाँ पर गाजियाबाद सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है डी, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25वां प्रश्न है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, युद्ध। प्रश्न नंबर 26, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात। प्रश्न नंबर 26 हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार इस तरह के प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र से, है ना। ईवीएस के सेक्शन से भी इस तरह का प्रश्न हमारा पूछ लिया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी सही है, घटती है। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है धारवाड़ समूह, यानी ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 28 है मित्रों, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो यहाँ पर देखिए मित्रों, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रश्न यहाँ पर भी इस सेट में हमने इंक्लूड किया है, और ऊपर भी यहाँ पर एक 23वां प्रश्न भी था। तो जनगणना 2011 के अनुसार भी कई सारे प्रश्न अनेक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और इस परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो ये इस दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार इन 4 जो ऑप्शन है इनमें से किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। देखिए प्रश्न नंबर 29 क्या है हमारा मित्रों, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर ए, जलमंडल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? ट्राई का नाम आपने मित्रों कई बार सुना होगा। तो ये जो दूरसंचार पर नियंत्रण रखने वाली एक संस्था है ट्राई, दूरसंचार, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, और तीसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट। इन घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है और सही विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है मित्रों वो है ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले जो है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे गांधी इरविन समझौता, है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और चौथे पर है सांप्रदायिक पंचाट। ठीक है, तो ये हमारा
सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है, 21.54%। और वनों से संबंधित है ना, वनों से संबंधित भी आपसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 33। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो है केल्विन। केल्विन में बेटा माइनस में नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। प्रश्न नंबर 34 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर जो हमारा जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, है ना। सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इनकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन ऑक्सीजन की उसमें ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, इसमें आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 35वां। राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? सेल्फ डिफेंस जो आपने सुना होगा, सेल्फ डिफेंस कौन सी धारा में होता है? तो इसका जो सही विकल्प है मित्रों वो है ऑप्शन नंबर ए, धारा 97। अगला प्रश्न है 36वां। साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया जाता है? ठीक है, तो साइबर अपराध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत जो है साइबर अपराध में दंड दिया जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 37वां है, आत्मरक्षा का अधिकार है। ये किस तरह का अधिकार है मित्रों? वो है अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि से प्रतिरक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो विकल्प सही है डी वाला सही है। इसमें तीनों विकल्प सही थे, तो चौथे पर हम यानी डी पर टिक लगा देंगे, यानी उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित ग्रह गैस नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन है ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, हरित ग्रह गैस नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब है मित्रों प्रश्न नंबर 39। जीएसटी किस तरह का कर है? आपने जीएसटी के बारे में काफ़ी बार सुना होगा। ये किस प्रकार का कर है? तो इसके बारे में जो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें बी ऑप्शन हमारा सही है, अप्रत्यक्ष कर। ये कौन सा कर है ना, अप्रत्यक्ष कर में आता है जीएसटी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत दिशा में यानी विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस का आप लगभग पढ़ते आ रहे होंगे बहुत छोटी कक्षाओं से, है ना। तो ये ऑप्शन ए सही है हमारा, न्यूटन ने ये नियम दिया था, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। कभी कभी होता है कि हम याद हुए क्वेश्चन भी भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो 4 इन ऑप्शनों में जो हमारा सही है वो है सही ऑप्शन डी, है ना, सूरत में। उसके बाद 42वां प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत में किस वायसराय के कार्यकाल में आया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिथगो, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 43वां प्रश्न है, आइसोथर्म रेखा किस चीज़ की समानता को प्रदर्शित करती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, समान ताप को। इसके बाद 44वां प्रश्न है, भारत में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो यहाँ जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो गेहूं का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में होता है, विकल्प डी नंबर सही है, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है 45वां, दिन रात होने का क्या कारण है? ये आपने काफ़ी बार पढ़ रखा होगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है और ये छोटा सा प्रश्न है। कभी कभी हम ऐसे छोटे प्रश्न ही गलत कर जाते हैं, तो इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से हमें पढ़ना होता है। तो इसका जो सही विकल्प है मित्रों वो है बी ऑप्शन सही है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना। अगला प्रश्न है हमारे पास 46वां प्रश्न है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है, बृहस्पति। इसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 47, सॉफ्टवेयर को इनसे सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास और
इसमें देखिएगा आग, बाढ़, बिजली गिरना, चट्टान खिसकना पहला ऑप्शन, दूसरा है अनाधिकृत पहुंच, तीसरा है कृमि और वायरस, और डी दोनों बी और सी। तो इसमें जो सही आंसर है मित्रों वो है आपका बी और सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, दोनों बी और सी। इसके बाद 48वां प्रश्न है हमारे पास। 48वां है प्रश्न, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको छोड़ना नहीं है। तो ये बी ऑप्शन सही है इसका, तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसकी तरंग दैर्ध्य से। साइंस का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। अगला प्रश्न है 49वां। 49वां प्रश्न है मित्रों, ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है। ज़्यादा ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो उसमें हमें सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है। यहाँ पर विकल्प दे रखा है, तो यहाँ पर तो पहला विकल्प ही सही है, वायु के कम दबाव के कारण। ठीक है, 4 विकल्प जो दे रखे थे यहाँ से, उनमें सही विकल्प हमारा पहला ही है, वायु के कम दबाव के कारण। ठीक है, चलिए इसके 2 विकल्प हमारे आगे दे रखे हैं, ये दे रखे हैं मित्रों ऊपर की तरफ, तो हमने पहला निशान लगा दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 50वां। 50वां प्रश्न हमारा ये है, मृदा प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक है। मृदा प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या चीज़ आवश्यक है मित्रों, वह है ऑप्शन नंबर सी, कचरा निपटारा का प्रबंध। 51वां प्रश्न है हमारे पास, भारत में सीएनजी आधारित वाहनों का सर्वप्रथम परिचालन कहाँ हुआ था। सीएनजी आधारित वाहन सबसे पहले कहाँ चले थे, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है 52, संकटग्रस्त वन्य प्राणियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, रेड डाटा बुक। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। ठीक है, कई बार पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसलिए इस प्रश्न को आप छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 53वां प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 की अधिकता का कारण क्या है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो अगर CO2 हमारे वायुमंडल में ज़्यादा हो जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी ज़्यादा हो जाएगी। तो वायुमंडल में CO2 की अधिकता किसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। चलिए अगली बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 54 की। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात स्थिति संसद के दोनों सदनों द्वारा पुष्टि होना चाहिए, कितने समय में होनी चाहिए, तो ये कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है मित्रों, है ना। इसका ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, 1 माह में। ठीक है, 1 माह में दोनों सदनों द्वारा पुष्टि हो जानी चाहिए। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 55, केंद्र सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, अटॉर्नी जनरल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 56वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। आज सभी प्रश्न हम आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल भी छोड़े नहीं जा सकते। तो उनमें से भी ये प्रश्न नंबर 56, उसी में से एक सवाल है, श्वेत पत्र क्या है। तो कई बार आपने श्वेत पत्र का नाम सुना भी होगा। तो वो होती है किसी विषय विशेष पर क्या वो सरकारी रिपोर्ट होती है ना, किसी विषय विशेष पर सरकारी रिपोर्ट। ये ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए हैं, यहाँ पर है हमारा डी ऑप्शन सही, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। 58वां प्रश्न है हमारे पास, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, और यह जो ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं बेटा, यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लोकसभा के प्रति। ठीक है, और 59वां प्रश्न है हमारे पास, एक सामान्य मांग वक्र की प्रवणता का मान होता है। ठीक है, तो ये है हमारा बी, ऋणात्मक। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है मित्रों हमारा प्रश्न नंबर है 60, विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक बिजनेस फ्रेंडली देश है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। उसके बाद है 61वां प्रश्न, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1953 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, गणित के क्षेत्र में भारत का योगदान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है शून्य का आविष्कार। शून्य का आविष्कार के बाद गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा ए, शून्य का आविष्कार। अगला प्रश्न है 63,
इस 63वां प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है और आपने यदि पिछली कई परीक्षाएं दी हों, कुछ परीक्षाएं दी हों, उनमें से किसी न किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो इसका जो सही विकल्प हो जाता है वो है मदन मोहन मालवीय, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 66वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका जो ऑप्शन सी सही है, आयुष्मान खुराना और विकी कौशल दोनों को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया था। और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था मित्रों, क्योंकि ये कई परीक्षाओं में पिछली पूछा गया है। प्रश्न नंबर 65 देखते हैं, किस राज्य में चंदन बहुतायत में पाया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। उसके बाद 66वां प्रश्न है हमारे पास, प्रकाश वर्ष किस वस्तु को नापने की जो है इकाई है वो है दूरी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 67वां प्रश्न है हमारे पास, विक्टोरिया द्वीप किस देश में है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर ए कनाडा में। 68वां प्रश्न है मित्रों हमारे पास, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो 4 यहाँ पर विकल्प हैं, इसमें सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी फुटबॉल। इसके बाद है 69वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? वो है ऑप्शन नंबर ए सही है, अप्रैल से मार्च तक, है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। 70वां प्रश्न है हमारे पास, भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, गांधी जी का। उसके बाद 71वां प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये डी ऑप्शन सही है, लखनऊ। ठीक है, चलते हैं 72वें प्रश्न की ओर। 72वां प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई क्या है? तो वो है MIPS, MIPS। ठीक है, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को नापने की इकाई क्या है? ठीक है, ये है MIPS। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 73 देखते हैं। प्रश्न नंबर 73 है हमारे पास, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है, गैम्बुसिया फिश। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है हमारे पास, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? यहाँ पर 4 इम्पॉर्टेंट चारों के बारे में कोई ना किसी प्रश्न बनाकर पूछ लिया जाता है। तो ये जो ऑप्शन है चारों ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें से किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी संत के बारे में पूछा जा सकता है। तो 74वां प्रश्न महाराष्ट्र से संबंधित है, तो महाराष्ट्र के कौन से संत थे, है ना? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही है वो है सी ऑप्शन, तुकाराम। ठीक है, चलिए और प्रश्न नंबर 75 मित्रों, प्रश्न नंबर 75 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? तो ये राजस्थान में, पुष्कर झील जो है कहाँ पर है? राजस्थान में है। प्रश्न नंबर 76 है हमारे पास, सारनाथ वह पवित्र स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नज़दीक है? तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो हमारा सही विकल्प बनता है वो है वाराणसी। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, वाराणसी। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की तरफ। 57वां प्रश्न है, किस युद्ध में फ्रांसीसी सत्ता अंग्रेजी सत्ता के सामने झुक गई और समाप्त हो गई तथा अंग्रेजी सत्ता की सर्वोच्चता कायम हुई? ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है चारों विकल्प में से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, वांडी वाश के युद्ध में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 78 पर। प्रश्न नंबर 78 है हमारा मित्रों, पुर्तगाली सर्वप्रथम किस वस्तु के व्यापार के कारण भारत की ओर आकर्षित हुए? इसका सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मसाले। ठीक है, चलिए उसके बाद 79 क्वेश्चन है हमारे पास, शारदा एक्ट संबंधित था। तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से जो हमारा सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर डी, बाल विवाह। तो शारदा एक्ट जो था बाल विवाह से प्रतिबंध से संबंधित था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 80, मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 81वां प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो डिगबोई जो है तेल साफ़ करने का यहाँ पर कारखाना है ना, रिफाइनरी जो है प्लांट है वहाँ पर। तो डिगबोई इसलिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर तेल साफ़ करने का कारखाना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था।
क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। भारत में जूट उद्योग निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे सर्वाधिक विकसित है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से सही विकल्प है हमारा हुगली, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद 83वां प्रश्न है, एक आधारिक अनुदेश में जिसका कंप्यूटर द्वारा अर्थ निरूपण किया जा सकता है सामान्यतः ये होता है। तो जहाँ पर 4 विकल्प आपके पास हैं, चलिए 4 विकल्प हमारे पास दे रखे हैं, अगले पेज पर हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 2 दोबारा देख लेंगे। एक आधारिक अनुदेश में जिसका कंप्यूटर द्वारा अर्थ निरूपण किया जा सकता है सामान्यतः होता है। इसके ऑप्शन मित्रों नेक्स्ट पेज पर हैं, चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो मित्रों 4 विकल्प यहाँ पर हमें दिए गए हैं। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है ए, एक डिकोडर और एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 84 देखते हैं। प्रश्न नंबर 84 में क्या दे रखा है मित्रों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी MICR का प्राथमिक प्रयोग करता है? तो 84 का जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर ए, बैंक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक यानी पॉलीमर्स यूज होता है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर बी, पॉलीएमाइड। और प्रश्न नंबर 86 आपने कई परीक्षाओं में देखा होगा, ये कभी भी पूछा जा सकता है, ये इतना पब्लिक क्वेश्चन हो गया है तो किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये जो 86वां प्रश्न है इसका जो ऑप्शन है, एड्स का पूरा नाम है, एड्स का पूरा रूप है ना, तो वो क्या है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। प्रश्न नंबर 87 है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। ठीक है, प्रश्न नंबर 88 देखते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सोनार। ठीक है, सोनार का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 89 क्वेश्चन है हमारे पास, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो वो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, कीबोर्ड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है, क्या निरूपित करता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, डिजिटल कंप्यूटर। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है डिजिटल कंप्यूटर को। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और इस क्वेश्चन पर मित्रों जो है कई बार बच्चे गलत कराते हैं और कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से देखेंगे। भारतीय संविधान के प्रारूप का निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका जो सही क्वेश्चन आंसर है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष के बारे में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न है 92वां प्रश्न है, 92वें संविधान संशोधन का संबंध जो है किससे है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको आप छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? और जो 4 विकल्प हमें यहाँ दिए गए हैं इनमें से हमारा जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर डी, धर्मनिरपेक्षवाद। प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन द्वारा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 95, चंद्रमा की कक्षा हेतु भारत के दूसरे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण की तिथि को किया गया था? तो ये जो प्रश्न है इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 2019। प्रश्न नंबर 96वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, गांधी जी की अहिंसा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं मित्रों, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, यदि कोई तुम पर आक्रमण करे तो पीछे हटना कायरता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 57वां प्रश्न है, प्राचीन भारत के विख्यात व्यक्तित्व वाले पाणिनि थे। ठीक है,
वो कौन थे? पाणिनि का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, ठीक है। तो पाणिनि कौन थे? एक व्याकरण थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 98, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, राजनीतिक, है ना। 98 का बी ऑप्शन सही है, राजनीतिक। चलिए 99 क्वेश्चन पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 99, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है काठमांडू यानी नेपाल में। और 100वां प्रश्न है, हिंदी भाषा के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? तो हिंदी का जो सर्वप्रथम पत्र प्रकाशित हुआ था उसका नाम हमसे यहाँ पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, उदंड मार्तंड, ठीक है। तो मित्रों 100 प्रश्न यहाँ पर हमने आज करा दिए हैं। इसके बाद 101 से लेकर 120 तक के प्रश्न गणित के होते हैं, ठीक है। तो हम आपके लिए इन 101 से लेकर 120 तक के सभी गणित के सवालों का जो सॉल्यूशन है वो पीडीएफ के माध्यम से आपको अवेलेबल करा रहे हैं। तो आज जितने प्रश्न हमने 1 से लेकर 100 तक कराए और 101 से लेकर 120 तक के गणित के प्रश्न, इन सभी का हल हम आपको पीडीएफ से अवेलेबल करा रहे हैं। हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करा देते हैं। आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी प्रश्नों का हल मिल जाए और आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो आप मैथ्स के जितने भी सवाल हैं 101 से 120 तक, उन सभी का सॉल्यूशन पीडीएफ से प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से बता देता हूं कि पीडीएफ का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीईओ के लिए हमने प्रैक्टिस सेट 1 आपको दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें हम और भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो बस चलता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको सूचना मिल जाया करे और कोई भी जो इम्पोर्टेंट पाठ्य सामग्री है वो आपसे छूटने ना पाए।